हेलो बेटा, यस। टॉपिक अपने पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश जैसे ही नाम सतत आता है, सतत का मतलब लगातार यानी कंटिन्यूस। और हम एक टॉपिक पढ़ते हैं कि आवेश का वितरण सतत होता ही नहीं है, आवेश विभक्त बंडलों के रूप में रहता है, जो क्वांटिकत फॉर्म में पढ़ा था। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक ही क्या कह रहा है कि आवेश का वितरण सतत होता है। तो ये बेटा थोड़ी समझने वाली चीज़ है। दो चीज़ें होती है कि आवेश का सतत वितरण कब माना जाए और आवेश विभक्त बंडलों में कब हो। जैसे आवेश रहता तो विभक्त बंडलों में है, जैसे ये आवेश हैं, चार्जेस हैं, चार्ज पार्टिकल्स। ये आवेश जो भी है वो एन ई है। और ये दूसरा एक बंडल है चार्ज का, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो ये है एन डैश टाइम ई। इनके बीच का जो स्पेस होता है वो कम होता है। ये अपने को कब दिखेगा और कब नहीं दिखेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इसको माइक्रो लेवल पे देख रहे हो, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख रहे हो, यानी सूक्ष्म स्तर पर, तो ये आपको दिखेगा। अगर आप इसको मैक्रो लेवल पे देख रहे हो, बड़े लेवल पे देख रहे हो, दूर से देख रहे हो, आप मैक्रोस्कोपिक करते हो, स्थूल दर्शन करते हो इसका, तो आपको ये पास पास दिखेंगे। तो सूक्ष्म स्तर के ऊपर तो आप मानो उसको क्वांटीकृत, और स्थूल स्तर पर उसको मानो अलग। स्थूल स्तर के ऊपर उसको मानो सतत। इधर हम एक लाइन मेंशन कर देते हैं। आवेश का वितरण तो सतत नहीं होता, क्वांटीकृत ही होता है, लेकिन हम दो स्तर डिफाइन बना लेते हैं। स्थूल स्तर पर आवेश का वितरण सतत होता है। आवेश सतत वितरण में लिया जाता है, क्योंकि जो विभक्त बंडल होंगे उनके बीच का गैप इतना कम होगा कि हमें वो लगेगा कि लगातार है आवेश का। और सूक्ष्म स्तर के ऊपर, जब आप सूक्ष्म स्तर के ऊपर इसका अध्ययन करें, सूक्ष्म स्तर पर आवेश का वितरण सतत नहीं होता। आवेश का वितरण क्वांटीकृत विभक्त बंडलों को U बराबर है क्वांटीकृत। तो अपने पास दो चीजें निकल करके आई कि स्थूल स्तर पर अध्ययन किया जाता है तो आवेश का वितरण सतत लिया जाए, और सूक्ष्म स्तर के ऊपर अध्ययन किया जाता है तो आवेश क्वांटीकृत फॉर्म में लिया जाए। तो सर क्या आवेश का वितरण हम सतत पढ़ते हैं तो क्वांटीकृत फॉर्म विलुप्त हो जाता है? नहीं बेटा, विलुप्त नहीं होता, क्वांटीकृत फॉर्म तो मौजूद रहता है, लेकिन जो बंडल होते हैं उनके बीच का सेपरेशन इतना कम होता है कि अपने को लगता है कि वो कंटिन्यूस है। और टॉपिक तो ये पढ़ने वाला है कि सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश आवेश का वितरण तीन प्रकार के होते हैं। आपको कंपैरेटिव पढ़ूंगा, तुलनात्मक रूप से पढ़ूंगा, तो आपको याद रखिएगा। जब आवेश की तार वितरण लंबाई, दूसरा आवेश का वितरण किसी सतह या पृष्ठ के वितरण है वो किसी आयतन में हो। आवेश का वितरण कितना हो गया? इस प्रकार आवेश का वितरण होता है तीन प्रकार का होता है।
जब ये टाइम पर हो या तार पर हो तो उसे बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण। आवेश वितरण। दूसरा जब पृष्ठ हो या क्षेत्रफल हो तो उसे बोलते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। और डेटा उसको बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण जब आवेश किसी रेखा पे हो, जब आवेश पृष्ठ में वितरित हो और जब आवेश आयतन तीन प्रकार का रैखिक में, पृष्ठ में और आयतन टेबल। आवेश का वितरण तीन प्रकार का। पहला पहला था रैखिक आयतन आवेश डिफाइन करते हैं तीनों को। इसकी बता रही है आवेश किसी तार या रेखा अथवा लंबाई पर वितरित हो आवेश इसे इसकी परिभाषा इसके नाम से मिलेगी। जब आवेश का वितरण किससे हो तो आप कहोगे सर या फिर पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। आयतन जब आवेश आयतन हो आवेश आयतन में तो या आयतन में आवेश आयतन में वितरित हो मौजूद हो विस्तृत हो तो इसे या इस प्रकार के वितरण को आयतन आवेश इसके अंदर क्या बनाएंगे, इसके अंदर हम सरफेस डिजाइन कर देंगे और इसके अंदर हम एक वॉल्यूम ले लेंगे, डब्बा ले लेंगे आयतन 3D ये अब आवेश
आवेश लंबाई पर है, इसमें आवेश सतह या क्षेत्रफल पर मान लो ऐसे है, और बेटा इसमें आवेश किसमें सर? आयतन में है बेटा, ये आयतन। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि टोटल आवेश कितना है, इसमें भी टोटल आवेश नहीं लेना देना, इसमें हमें टोटल आवेश ये देखना है कि लंबाई के थोड़े छोटे पर आवेश या लंबाई की एकांक लंबाई पर आवेश यूनिट लेंथ कितना है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना है, तो एकांक आयतन में कितना है, टोटल आयतन में कितना है डज नॉट मैटर। तो व्हाट इज मैटर कि एकांक आयतन में कितना है, थोड़ा सा जो एकांक आयतन ले एक सेकंड उसमें। तो बेटा देखिए सर, मैं अगर यहाँ छोटी सी लंबाई लेता हूं तो आपको पता है कि लंबाई का टुकड़ा या तो डेल्टा एल लेऊंगा या और छोटा लेऊंगा तो डीएल। तो मैं ये मान के चलता हूं कि डीएल लंबाई की जो आवेश है पूरा तो आएगा नहीं, तो थोड़ा सा आएगा, और इधर तो एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे तो इसे लिखेंगे डी, थोड़ा सा इसके ऊपर चार्ज कितना टोटल आया नहीं, कितना डी क्यू। तो आप ऑटोमेटिकली सोच लो सर यहाँ डी भी ले, क्योंकि वॉल्यूम है, आयतन है तो आयतन को डी से लिखते हैं, यहाँ एक छोटा सा आयतन लिखा मैंने, सारा आवेश आ गया, नहीं आया सर, डीवी आयतन में कितना आवेश आया डी क्यू। यहाँ से तीन परिभाषाएं लिखते हैं। फर्स्ट वाले में क्या था, सर फर्स्ट वाले में था डीएल लंबाई पर आवेश माना था सर आपने डी, एकांक लंबाई कितनी से आ जाएगी डी क्यू अपॉन डीएल, इस डी क्यू अपॉन डीएल को लिखा गया और लैम्डा का नाम है एकांक लंबाई, वाली राशि को एकांक बोलते हैं, तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को लैम्डा बोलते हैं, यानी एक लाभ बोलते हैं। लैम्डा बराबर डी क्यू बाई या डी क्यू बटा डी एल, ये है एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रैखिक आवेश वितरण, नहीं कहेंगे गलत बोल देंगे, ये एक राशि आ गई ना, रैखिक आवेश गलत, कहते हैं बेटा। इसका मात्रक क्या बनेगा, तो ऊपर आवेश है नीचे लंबाई है तो कूलम पर मीटर, लैम्डा का मात्रक क्या देगा कूलम पर मीटर। ओके सर। सेकंड में क्या था, सेकंड में था डीएस के ऊपर आवेश कितना माना सर ने डी, तो बताओ एकांक पृष्ठ पर आवेश कितना है, तो आप कहोगे डी बटा डीएस, एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किस से लिखते हैं, इसे सिग्मा से लिखते हैं, इसे सिग्मा से लिखते हैं। एकांक सतह पर आवेश कितना है, तो सिग्मा बराबर सूत्र क्या बना डी क्यू बटा डी एस। परिभाषा के लिए नीचे वाली चीज को एकांक बोलो, एकांक क्षेत्रफल ऊपर उपस्थित आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, मात्रक क्या बनेगा ऊपर कूलम नीचे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का आप कहोगे सर मीटर। पहला घनत्व तो लैम्बडा था, दूसरा सिग्मा आया और तीसरा आएगा रो। तीसरे के सूत्र के लिए चलते हैं, तो मैं लिखूंगा डीवी, डीवी आयतन में कितना आवेश था भैया डी क्यू, तो एकांक आयतन में कितना आया बेटा, तो आप कहोगे सर ये आया डी क्यू बटा डीवी, इसे लिखते हैं बेटा रो से। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले में आया था एकांक लंबाई, दूसरे में एकांक पृष्ठ और तीसरे में
एकांक आयतन। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। रो से रो तो रो आयतन आयतन क्या आया, गुलाम सिंपली आप ये पहला कदम क्या था, पहला था लैम्बडा, दूसरा क्या था, शब्दों में आवेश बटा कई बार हम क्यों बताए ऊपर आवेश होगा, इसके ऊपर आवेश नीचे आप बता दो होगा, बिल्कुल सही होगा। तीसरा रो आयतन आवेश घनत्व तो बटा क्या आएगा, सर बटा आयतन आएगा, आवेश बटा क्या आखिर इसका गुलाम के मीटर आएगा, इस गुलाम के बड़े में मीटर स्क्वायर आएगा, इसमें गुलाम के मीटर आएगा। बेटा ये चीज हमारे काम में आएगा। हमें किसी तार के कारण तार के ऊपर एक समान विद्युत आवेश है, लैम्बडा कांस्टेंट दिया हुआ है, इस वायर में हम क्या करेंगे, वायर के कारण मान लेते हैं इस तार के कारण तीव्रता निकालनी है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तार को टुकड़ों में जोड़ेंगे और प्रत्येक टुकड़े के कारण तीव्रता का योगदान देखेंगे और फिर तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सदिश योग करेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम लैम्बडा का सहारा लेते हुए इंटीग्रेशन में चले जाएंगे। इसके ऊपर लिया मैंने छोटा सा एक लंबाई अल्फांस, कितना डीएल पर आवेश कितना मानूं, इस तार के लिए क्या परिभाषित होगा, लैम्बडा सिग्मा रो। आप कहोगे सर तार तो एक लंबाई ही होता है, लंबाई के लिए लैम्बडा डिफाइन है। इस तार का सबसे पहले आप लैम्बडा डिजाइन करो कि लैम्बडा क्या, तो लैम्बडा आया डी क्यू बटा डीएल, तो इस छोटे से डीएल लंबाई के टुकड़े पर आवेश कितना आया, डी क्यू तो तीसरा गुणा कर दो, डी क्यू निकालने के लिए लैम्बडा डीएल, ये हो गया लैम्बडा इनटू डीएल। अब इसके मध्य बिंदु से एक पोजीशन वेक्टर लिया, कितनी दूरी पर ले सर आर, एक बिंदु मान लिया मैंने, कोई सा तीव्रता निकालनी है, तो छोटा सा आवेश क्या देगा, एक छोटी सी तीव्रता देगा, कितनी, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन जैसी दूरी वैसा कैप आर है, तो आर कैप डायरेक्शन। मेरा सीधा सा तरीका है, इस डीएल के ऊपर जो डीक्यू आवेश है उस आवेश के कारण आर दूरी पर तीव्रता कितनी होगी, तो किसी आवेश से आर दूरी पर तीव्रता क्या होती है, तो बच्चे कहेंगे सर होती है डीक्यू अपॉन आर। देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र आपने पढ़ा था, के क्यू अपॉन आवेश क्या है, आवेश आपका dq है, तो तीव्रता भी छोटी सी होगी, कितनी de, क्योंकि तीव्रता एक सदिश राशि है, r दूरी है तो ऐसा क्या लगा दें, ये इसके कारण तीव्रता होती है। देखिए de वेक्टर इज इक्वल टू के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, नोट होता है, तो के है तो क्या लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह वो लिखेंगे लैम्बडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर और आर। मुझे ई बनाना है, तो क्या करूँगा, इसका आप कहोगे सर इंटीग्रेशन कर दो, बिल्कुल बेटा ये लो समाकलन, दोनों तरफ समाकलन किया तो डी का समाकलन क्या आया ई, और इधर का इंटीग्रेशन देखो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो एक कांस्टेंट है, साथ लैम्बडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। समाकलन कहाँ से कहाँ तक करोगे, पूर्ण लंबाई के लिए
फॉर कंप्लीट लेंथ, तो आप यहाँ लिख दो संपूर्ण लंबाई के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्स्टेंट को बाहर ले सकते हो। ई क्यू की स्क्वायर सूत्रांक के कारण तीव्रता 1/4 कॉन्स्टेंट आउट फ्रॉम द सिंबल लैम्बडा dl अपॉन r स्क्वायर टोटल लंबाई संपूर्ण। ओके बेटा, ये जैसे तार का आया वैसे का वैसे किसी सतह के लिए आ जाएगा। उसमें भी क्या क्या चेंजेस होंगे, लैम्बडा की जगह आप बताओ क्या आएगा? सर सिग्मा आएगा। dl की जगह क्या आएगा? लंबाई की जगह क्या आएगा? ds आएगा। थर्ड वाले में लैम्बडा की जगह क्या आएगा? सर रो आ जाएगा। dl की जगह dv आ जाएगा। जब आपके माइंड में ये फॉर्मूला आ गया, वायर सर ने ये डिजाइन किया 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन संपूर्ण लंबाई के लिए लैम्बडा dl अपॉन r कैप। जब आप किसी सरफेस के लिए जाएंगे तो ये बेटा कॉन्स्टेंट है, संपूर्ण लंबाई की जगह क्या लिखोगे? संपूर्ण लिख देंगे सर, बिल्कुल सही सोचा आपने। लैम्बडा की जगह क्या आएगा? dl की जगह क्या आएगा? ds अपॉन r और r। अगर आप रो केस में निकालोगे, आयतन के बीच में डालोगे, तीव्रता निकालोगे तो आप क्या लिखोगे? 1/4 इंटीग्रेशन किसके लिए लिखोगे? संपूर्ण आयतन के लिए। सिग्मा की जगह क्या आएगा? टाइम भी क्वांटिकरण जो है वो विलोम नहीं होती, कांस्टेंट आया वो पर्टिकुलर लंबाई है तो लैम्बडा लीजिए, क्षेत्रफल है तो आप सिग्मा लीजिए और आयतन है तो आप रो लीजिए। टॉपिक आगे वाला जो टॉपिक आएगा वो बिल्कुल काम में आएगा।